नमस्कार दोस्तों, आगे की सीरीज़ जो है प्रश्नों की शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनसाइट लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। इनसाइट लर्निंग किसके बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती है, डिफ़ाइन की जा सकती है, वो आपका आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सीक्वेंस के बेस पे। ठीक है, इनसाइट लर्निंग क्या है? कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सीक्वेंस के बेस पे। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही है। इनसाइट लर्निंग की अगर बात आई है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इनसाइट लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कोहलर और कोफ्का ने किया था। ठीक है, कोहलर कोफ्का। ठीक है, कोहलर कोफ्का का एक्सपेरिमेंट था इनसाइट लर्निंग पे, मैचिंग में आता है। कभी कभी पूछ लिया जाए इनसाइट लर्निंग किसकी है, तो ये आप अपने ध्यान में रखेंगे। इनसाइट लर्निंग किसकी है? कोहलर और कोफ्का की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग्स आर सब्जेक्ट। रेटिंग स्केल की बात हो रही है यहाँ पे, उससे संबंधित क्या है? जो रेटिंग्स आर सब्जेक्ट टू वेराइटीज़ ऑफ एरर्स, यानी कि रेटिंग स्केल्स में कुछ एरर्स होती हैं बहुत सारी। ये जो यहाँ पे एरर्स बताई गई हैं वो इनमें से कौन से एरर से मतलब संबंधित है? ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से एरर बताई गई है? हेलो एरर इफेक्ट, एरर ऑफ सीवेरिटी, एरर ऑफ लीनियंसी, एरर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये सारी किससे संबंधित हैं? तो ये सारी कांस्टेंट एरर संबंधित हैं। रेटिंग स्केल का में एरर्स होती हैं, वही एरर्स जो है उसी एरर पे क्वेश्चन है और वो कांस्टेंट एरर संबंधित है। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज। डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल जो क्वालिटी है उससे संबंधित होती है। बिल्कुल सही है। फिजियोलॉजी का, फिजियोसाइकोलॉजी का जो है टॉपिक है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है और इसका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। योर हार्ट इज रेसिंग, योर ब्रीदिंग इज रैपिड एंड योर माउथ इज़ ड्राई, व्हाट इमोशन आर यू एक्सपीरियंसिंग। मतलब ये कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं और पूछा गया इसमें कौन सा आपको इमोशन जो है फील हो रहा है। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, 4 आंसर राइट होगा। क्यों होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये 4 आंसर कह रहा है कि केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पे, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पे संवेगों में अंतर कर पाना हमेशा सही नहीं है, हमेशा संभव नहीं है कि ये जो सिम्टम दिख रहे हैं किसी एक ही इमोशन में आए। कई सारे इमोशंस भी हो सकते हैं जिसमें सेम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं और कोई इमोशन भी नहीं होता है। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, उस समय कोई आपकी इमोशन आपको फील नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 34 नंबर पर ये है क्वेश्चन आ गया, गाइडेंस फोकसेस अपॉन। गाइडेंस फोकसेस अपॉन अगर देखेंगे तो गाइडेंस किस पे फोकस करता है? वो गिविंग एडवाइस पे करता है, इंफॉर्मेशन पे करता है एंड सपोर्ट पे करता है। गाइडेंस में साइकोलॉजी में अगर देखेंगे तो गाइडेंस का क्या अर्थ होता है? गिविंग इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड सपोर्ट। क्या होता है? गिविंग इंफॉर्मेशन, सपोर्ट एंड एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, कौन सा आंसर? आपका सी आंसर करेक्ट है, लेकिन यहाँ आयोग ने इसको नहीं माना है। ठीक है, आयोग ने ये चारों जो ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन को निरस्त कर दिया, किसी को भी सही नहीं माना है। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो गिविंग एडवाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब कौन सा ऐसा तरीका है रिहर्सल का जिससे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, STM से
LTM में जाती है। कौन सा रिहर्सल है? वो है आपका एलाबोरेटिव रिहर्सल। क्या करता है? आपके इन्फॉर्मेशन को STM से LTM में भेजता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलाबोरेटिव रिहर्सल, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन को बनाए रखना है तो उसके लिए कौन सा रिहर्सल किया जाता है? उसके लिए मेंटेनेंस रिहर्सल किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मेंटेनेंस रिहर्सल होता है और लॉन्ग STM से LTM में ले जाने के लिए आपको एलाबोरेटरी रिहर्सल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इन स्पेसिफिक टर्म्स जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब। स्पेसिफिक टर्म्स में जॉब एनालिसिस किसको डिस्क्राइब करता है? वो जॉब की प्रकृति, नेचर ऑफ जॉब एंड कंपोनेंट्स ऑफ जॉब, उसको बताता है। ठीक है, कार्यों की प्रकृति और उसके एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको स्पेसिफिक टर्म्स में जॉब एनालिसिस में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए हंटर कॉन्टीन्यूअस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। ए हंटर कॉन्टीन्यूअस टू हंट इवन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिग्निफिकेंस, दिस स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? इन चारों में से आपको बताना है। बायोलॉजिकल गोल्स है, टेंशन रिडक्शन है, फंक्शनल ऑटोनॉमी है या प्रिमिटिव ड्राइव है। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रिमिटिव ड्राइव होगा। क्यों होगा? पहली बात तो ये प्रिमिटिव ड्राइव जो है इसका आधार क्या है? वो आपका प्रिमिटिव ड्राइव का आधार है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन वो दिया नहीं है। इसकी वजह से जो इसका सबसे करीबी है वो प्रिमिटिव ड्राइव्स है। प्रिमिटिव ड्राइव्स के अंतर्गत आपके जो इससे वर्क करने वाले जितने भी आपके चीज़ें होती हैं या कह लो इस पे बेस्ड जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं, बायोलॉजिकल जो इंस्टिंक्ट होती हैं, वो जो है ये प्रिमिटिव ड्राइव्स के अंतर्गत आती हैं। तो जो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ, मतलब किसी प्रकार का वो नहीं है, रिवार्ड वगैरह नहीं मिल रहा, तो सीधा इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन के बारे में बता रहा, और इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन रिलेटेड है प्रिमिटिव ड्राइव से, तो इसलिए इसका आंसर प्रिमिटिव ड्राइव हो जाएगा। और टेंशन रिडक्शन क्या है? टेंशन रिडक्शन मान लो टेंशन रिडक्शन में क्या करते हैं, व्यक्ति किसी प्रकार का सब्सटेंस यूज करने लगते हैं अपने टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उनको लगता है कि एल्कोहल पी लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बायोलॉजिकल गोल्स आपके वही हो गए, आपके बायोलॉजिकल गोल्स में आपके आ जाएंगे, आपकी ड्राइव आ जाएंगी इननेट। ठीक है, और ये आपके फंक्शनल ऑटोनॉमी ये किसका है? ये है आलपोर्ट का। इन्होंने कहा था कि फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जो बाल्यावस्था की जितने भी हमारे मोटिव्स हैं वो जो है उनसे इंडिपेंडेंट हो जाता है हमारा एडल्टहुड का। जो मोटिव्स नीड्स वगैरह होती हैं वो पूरी तरह से अलग होती हैं, उनमें डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑटोनॉमी आ जाती है उनमें जब वो, यानी कि बाल्यावस्था में जो एक्सपीरियंस होता है वो उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, उससे इंडिपेंडेंट जो है एडल्टहुड की पर्सनालिटी होती है। तो ये चारों ऑप्शन हो गए हमारे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच शेड्यूल ऑफ reinforcement जनरेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं, आप सभी को पता होगा वेरिएबल रेशियो जो शेड्यूल है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरिएबल रेशियो, फिक्स रेशियो और इंटरवल रेशियो, इंटरवल वेरिएबल इंटरवल का मीनिंग क्या होता है उसको जान लेते हैं। फिक्स रेशियो, जैसे ही रेशियो की बात आती है तो रेशियो का संबंध किससे हो जाता है? रिस्पांस से, रिस्पांस से। अब फिक्स का मतलब फिक्स रिस्पांसेस। ठीक है, आपके फिक्स रिस्पांस जैसे 2, 4, 6, 8 रिस्पांस के बेस पे आपको रीइंफोर्समेंट मिले। ठीक है, रीइंफोर्समेंट मिले तो वो आपका फिक्स रेशियो हो। रेशियो का मतलब रिस्पांस क्या हो? फिक्स हो, तो फिक्स रेशियो हो जाएगा। अगर वही आपका जो रिस्पांस है वो फिक्स नहीं है, वो
मतलब रिस्पॉन्सेज में क्या है, आपका रीइंफोर्समेंट जो है वो फिक्स जो रिस्पॉन्सेस पे रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा, कभी दूसरे पे, कभी 8वें, कभी 10वें, कभी तीसरे पे, तब क्या होगा, वो आपका वेरिएबल, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको पता नहीं होता है हमको किस रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है रैंडमली। और जैसे ही अगर फिक्स वर्ड आ जाता है, इंटरवल वर्ड आ जाता है फिक्स के साथ, इसका मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, टाइम। अब इन टाइम के बेस पे अगर आपको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तब ये क्या होगा, इंटरवल वाला उसमें आ जाएगा। अब फिक्स मतलब क्या हुआ, फिक्स टाइम पे, फिक्स, ठीक है, क्या हुआ, जो फिक्स इंटरवल का मतलब फिक्स टाइम, यानी कि फिक्स टाइम की बात करता है। अब फिक्स टाइम का मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10 या 1, 2, 3, 4, 5, हर 5वें सेकेंड, हर 8वें सेकेंड, तो ये फिक्स आपका इंटरवल हो गया। लेकिन जब आपको रीइंफोर्समेंट आप कभी 3 सेकंड में मिल रहा, कभी 9 सेकंड में, कभी 6 सेकंड में, कभी 5 सेकंड में, तो वो क्या है, वेरिएबल इंटरवल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, वो होगी आपके ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इन विच ईयर थर्ड रिवीजन ऑफ बिनेट स्केल वाज पब्लिश, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, 1960 है। इसके लिए हम आपको दिखा देंगे कौन सा रिवीजन कब हुआ है, ठीक है, ये आपको दिखा ही देते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने रिवीजन हुए हैं, और 1960 में आपका थर्ड रिवीजन हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न कौन सा है, ये है इन रिट्रोग्रेड एमनीसिया, इन रिट्रोग्रेड एमनीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सीन, कौन सी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, प्रॉब्लम्स विद रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल, क्या ये होता है रिट्रोग्रेड एमनीसिया में, प्रॉब्लम विद फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन की दिक्कत आती है, या डिफ़िकल्टी फाइंडिंग रूट्स, मार्ग ढूंढने में दिक्कत आती है, या पुअर इनकोडिंग ऑफ वर्बल मटेरियल, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और बाकी आंसर आप कुछ उससे संबंधित ही नहीं हो है, फॉरगेटिंग से या एमनीसिया से संबंधित है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई इधर उधर सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से आंसर दे देना है। अब ये क्या कहता है, मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट, मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट्स फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन जॉब्स रिक्वायरिंग मैकेनिकल स्किल आर पार्ट ऑफ, क्या कह रहा हूँ, उन नौकरियों में जिनमें यांत्रिक कुशलता की आवश्यकता हो, उसमें सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए कौन से मैकेनिकल जो परीक्षण है उसको उपयोग कर सकते हैं, बस सीधी सी बात ये पूछ रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट क्या आप लगा सकते हो उसमें, बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का कोई संबंध ही नहीं, अचीवमेंट का भी कोई संबंध नहीं। अगर ये किसकी बात कर रहा है, जॉब की, जॉब का संबंध किससे है, वोकेशन से है, तो इसका जो चौथा जो राइट आंसर हो जाएगा वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बिल्कुल सही है आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लास्टिंग बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस दैट स्पेसिफाई हाउ डू वी रिएक्ट एंड अडेप्ट टू अदर पीपल एंड सिचुएशंस मेक अप आवर। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको एक बार देखते हैं हिंदी में। ऐसे दीर्घकालिक व्यवहार, विचार और संवेग जो ये बताते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे अनुकूलन करते हैं, हमारा गुण बताता है। इसका आंसर क्या होगा, दीर्घकालिक व्यवहार, विचार और संवेग को बताते हैं हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे अनुकूलन करते हैं, इसका क्या आंसर होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर आंसर आप करेंगे। सीधा सा आंसर है, ये आपका एटीट्यूड हो जाएगा, बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक, कैसे हम क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, वो आपका एटीट्यूड सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर ये है, इसमें कोई सोचने समझने वाली ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रोपाउंडेड फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी है, फिल्टर अटेन्यूएशन थ्योरी किसने दिया,
तो इसका सीधा आंसर है अन्नेट रीजमैन। अन्नेट रीजमैन जो है उन्होंने ये दिया था फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और जो ब्रॉडबैंड है उन्होंने क्या दिया था, फिल्टर थ्योरी दिया था, फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अन्नेट रीजमैन। ए इज़ करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, क्या है इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सीधा सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेंटल हेल्थ जो एक्ट है उनसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि प्रीएम्बल ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की उद्देशिका क्या थी। ठीक है, तो इसकी उद्देश्य, पहली बात तो ये मेंटल हेल्थ जो एक्ट है 1987 का एक्सटेंशन है। किसका है? मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का एक्सटेंशन है 2000 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये क्या है? इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी प्रेम्बल में क्या दिया हुआ है। तो इसकी प्रेम्बल में दिया हुआ है प्रोमिसेस टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर मेंटली इल पर्सन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की का वचन देता है ये एक्ट। ठीक है, यानी कि इनको ये राइट प्रदान करता है, जो मेंटली इल पर्सन हैं उनको राइट प्रदान करता है कि उनकी देखभाल उनकी अनुमति के आधार पे करें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। कह रहा है कि विच थ्योरी ऑफ इमोशंस एडवोकेट्स दैट सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली द रिजल्ट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज। देखो, जेम्स लैंजे थ्योरी, सीधा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो जेम्स लैंजे थ्योरी है वो क्या कहता है, वो इमोशनल जो एक्सपीरियंस है, इमोशनल एक्सपीरियंस इज़ बेस्ड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस। जो आपका फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहले आपको फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपको इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। वही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जेम्स लैंजे थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस क्लासिफाइड वेरिएबल्स आर। अब एक्सपेरिमेंटल जो आपकी रिसर्च है उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, सभी को पता है। IVDV होता है। यहाँ पे आपका कंट्रोल वेरिएबल के बारे में नहीं बात किया गया है, अगर वो भी होता तो वो यहाँ पे वो आंसर में इंक्लूड कर लिया जाता। तो IVDV है, सीधी बात है। स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसपे प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, अपने अनुसार वो क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके मैनिपुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ा है DV पर, उसको चेक करता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब 47 देखते हैं। 47 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मोस्ट नॉट ऑल अवर बिहेवियर। ठीक है, कंट्रोल मोस्ट सबसे ज़्यादा क्या कंट्रोल करता है? अनकॉन्शियस। सीधा अकॉर्डिंग टू फ्राइड क्या कहता है कि व्यक्ति सारे व्यवहार जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से क्या कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सीधा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उसको सभी लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट इन गिलफोर्ड्स मॉडल। क्या कह रहा है कि गिलफोर्ड मॉडल का क्या प्रोडक्ट है। तो गिलफोर्ड मॉडल जो है उसके 6 प्रोडक्ट हैं। वो कैसे आप याद करते हो? UCRSTI। ये 6 क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। ठीक है, 6 प्रोडक्ट हैं। और इसमें देखो U है क्या, C है क्या, S है। S का मतलब सिस्टम होता है या सिंबल होता है। ये सिंबल क्या है? सिंबल ऑपरेशन है, ना कि आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, OCRSTI। अब C भी है। C क्या है? C कॉग्निशन है, लेकिन ये C का मतलब क्या है? इस C का मतलब है क्लास। ठीक है, तो इस C का मतलब है क्लास, तो ये भी नहीं चला गया। सिंबल ये भी चला गया, E तो है ही नहीं, तो बचा T। तो T क्या है? T आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, C इज़ द राइट आंसर। किसी भी प्रकार से ऐसे तो याद करेंगे। ठीक है,
आगे चल के हम भी इस पे निमोनिक्स वगैरह भी आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो गिलफोर्ड का मॉडल है, उसको एक बार देख लेते हैं। OCP, ठीक है। ओ से क्या हो गया ऑपरेशन, सी से क्या हो गया कंटेंट, और पी से क्या हो गया प्रोडक्ट। ओ सी और पी के, ठीक है। तो ऑपरेशंस कितने हैं, ऑपरेशन हैं आपके 6, पहले 5 थे, ठीक है। ऑपरेशन थे कितने, पहले 5 थे, बाद में हो गए 6। 6 में जो बना है वो आपकी मेमोरी से बना है। ऑपरेशन में 2 हो गए, मेमोरी रिटेंशन हो गया और मेमोरी रीडिंग हो गया, ठीक है। मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रीडिंग हो गया या मेमोरी रिकॉग्निशन हो गया। तो ये मेमोरी के 2 भाग हो गए। तो ये आपका ऑपरेशन 5 से हो गए 6। फिर बचा कंटेंट, कंटेंट आपके 5 हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो तो 6 ही हैं। तो अभी टोटल कितने इसके फैक्टर्स बन रहे हैं देखेंगे, 6 5 6, ये हो गया 6 पंचे 30, 30 छक्का 180, टोटल 180 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है ओ से ऑपरेशन, सी से कंटेंट, पी से प्रोडक्ट, OPC। तो 6 5 6, ठीक है। जो कंटेंट है वो आपके कौन कौन से हैं, विजुअल ऑडिटरी हो जाएगा, सिंबॉलिक हो जाएगा, सिमेंटिक हो जाएगा, बिहेवियरल हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका, UCR STI मैंने बता दिया, यूनिट्स हो गया, क्लासेस हो गया, रिलेशन हो गया, सिस्टम्स हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, इम्प्लीकेशंस हो गया। ऑपरेशन में आ गया आपका क्या क्या, यो ई है ना, ई से इवेल्युएशन, वो ऑपरेशन का पार्ट है। इवेल्युएशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉग्निशन या मेमोरी रीडिंग। तो ये आपके 6 हो गए। तो ये आपका पूरा रिवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आ गया है, व्यू ऑफ सनसेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स। अब ये क्या बता रहा है कि सूर्यास्त का दृश्य एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है, यह कथन है। परसेप्चुअल कंस्ट्रक्शन का सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा। बाकी प्रत्यक्षीकरण प्रेरकों का प्रभाव ये होगा ना, इन्फ्लुएंस इमोशन में सनो, ये नहीं होगा, हाइब्रिड इमेजिंग बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग हैं, एलिमिनेशन से हट जाएंगे और ये बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द ड्राइव इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग मोनोटोनी इन लाइफ सीक एक्साइटिंग स्टिमुली। कौन सा अंतर्नोद निम्नलिखित कदमों द्वारा दर्शाया गया है, जीवन में नीरसता का अनुभव होने पर व्यक्ति उत्तेजक उद्दीपकों को ढूंढते हैं। अरे यार ये एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। जो एक्सप्लोरेटरी ड्राइव्स हैं उसकी खोज करता है जब नीरसता आ जाती है व्यक्ति, तो इसमें इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ये है। आगे चलते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये फ्राइड का फिर आ गया क्वेश्चन। फ्राइड बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड पूछा बहुत जाता है। तो इसमें क्या है, ओरल, एनल, फैलिक, लिटेंसी एंड जेनाइटल, OAPLG, ठीक है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। अब सेगमेंट देख लो कौन सा है इसमें, ठीक है। तो OAPD आंसर है इसका करेक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ओरल, एनल, फैलिक। बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, सरल क्वेश्चन था, इसको सभी लोग लगा लेंगे। कैनन-बार्ड जो थ्योरी है वो क्या बताती है, कैनन-बार्ड थ्योरी बताती है कि हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस है वो ई और फिजियोलॉजिकल जो एराउजल है या फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो एक साथ होते हैं, पैरेलली होते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन में है पैरेलल वाला।
ऑप्शन सी इज करेक्ट है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियस घटते हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसको आगे देखते हैं। ड्राइवर्स मूव इन दियर व्हीकल एट ग्रीन ट्रैफिक लाइट एंड द स्टॉप एट रेड ट्रैफिक लाइट, द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट्स, क्या बताता है कि चालक अपनी गाड़ियों को हरी यातायात बत्ती पर चलाते हैं, लाल बत्ती पर रुक जाते हैं। यह कथन क्या करता है, किस चीज़ को दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस है, पनिशमेंट और रिवार्ड पे बेस है। ठीक है, एवॉइडेंट और स्केप लर्निंग पे बेस है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले लेक्चर में। अब देखते हैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे तब, एवॉइडेंट लर्निंग, स्केप लर्निंग जो है नेगेटिव इन्फोर्समेंट पे बेस्ड होते हैं, तो उसी पे ये ऑपरेंट कंडीशन बेस्ड होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बताता है कि ग्रेटर डिटेल अबाउट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन आर सार्ट इन, यानी कि कार्य के आवेदकों की पृष्ठभूमि और उनके अनुभवों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी कैसे आप ले सकते हो। एप्लीकेशन ब्लैंक या रिकमेंडेशन फॉर्म से रेफरेंस है या बायोग्राफिकल इन्वेंट्रीज, ये बिल्कुल आसान तरीका है। बायोग्राफिकल इन्वेंट्रीज हैं उसके से आप डिटेल में किसी भी कैंडिडेट की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 क्या बताता है? कहता है, क्वेश्चन कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ द आइज टू टर्न टुवार्ड्स ईच अदर इन कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू फिक्सेट ऑन टारगेट लोकेटेड नियर बाई इज कॉल्ड। कह रहा है कि समीप लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए समन्वय की क्रिया में आँखों को एक दूसरे की ओर आना, आपके जो आई बॉल्स हैं इनको एक दूसरे की तरफ आना, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस, सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। NCERT से रिलेटेड है, गाइडेंस फॉर 11 to 12 ईयर चिल्ड्रन, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए निर्देशन के लिए शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विकासात्मक ढांचे का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है, ये डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। आजीविका वाला नहीं, क्योंकि ये बच्चों में आजीविका कहाँ से आएगी, उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो दूसरी स्कीम्स हैं। ठीक है, वायलेंस, आत्मसमाज ये नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना ही मेन उसका उद्देश्य है। NCERT के माध्यम से जो भी गाइडेंस चल रहा है। ठीक है, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे हमने कहा था दोस्तों, नॉट आ जाए तो उसको अपने जहन में रख लेना है। वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स, इसमें कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है, आप सबने याद कर रखा है, ओशियान। ठीक है, ओशियान का मतलब क्या हुआ? ओपननेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ओपननेस है, कॉन्शियसनेस है, कॉन्साइंसियसनेस है, एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिसिज्म है। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन आप में नहीं दिया हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सबमिसिव आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। सबमिसिव तो बिल्कुल अलग है। तो बिग 5 से क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसको पढ़ के जाना है, देख के जाना है। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर क्या बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर आ गया इज नॉट वाला, तो इस सबसे पहले क्या कहेंगे, नॉट पे गोला कर लेते हैं। वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स, सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन का आंसर, ये प्रश्न यहाँ पे दोबारा छप गया है। इस प्रश्न का, ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न ये है कि हिंदी में सही लिखा, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी नॉट का आंसर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित नहीं है? तो आप लोगों को पता है, सिगमंड फ्रायड का जो साइको एनालिटिक है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द डिफरेंस
बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी का क्या किसके बेस पे डिफरेंट देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रेन रीजन्स। क्यों? क्योंकि एपिसोडिक जो मेमोरी है उसके लिए हिप्पोकैम्पस का मेनली वर्क करता है, ब्रेन का पार्ट हिप्पोकैम्पस है और मीडियल फ्रंटल लोब है, मीडियल फ्रंटल लोब वर्क करता है। और इसमें क्या है, जो सिमेंटिक मेमोरी है उसमें आपका इंटीरियर फ्रंटल लोब वर्क करता है, मोस्टली फ्रंटल लोब भी बोल देते हैं लेकिन इंटीरियर फ्रंटल लोब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इन दोनों के लिए जो ब्रेन के रीजन्स हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं, इसलिए क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, इसके आगे के बाद में प्रश्न करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको देखते हैं क्या है। वर्बल बिहेवियर दैट इज़ रीइंफोर्स व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पॉन्स। तो ये वर्बल इज रिपीटेड वर्बेशन इज कॉल्ड, मतलब ये जो है आपके रीइंफोर्समेंट जैसे ही अग दिख गया ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है रीइंफोर्समेंट दिखने का मतलब क्या हुआ, स्किनर की थ्योरी से लिया गया है, रीइंफोर्समेंट की स्किनर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो ऑटोक्लिटिक हो गया, एक इकोइक हो गया। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है तो क्या होगा, इकोइक होगा। जब किसी मौखिक प्रतिक्रिया शब्द साथ दोहराई जाती है, जब उसको तुरंत इकोइक का मतलब दोहरा, इकोइक से सीधा दोहराना से आ गया, तो इसका आंसर ये लग जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको ये पेज लगाए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए। और जो स्किनर के वर्बल जो लर्निंग है उसके 4 जो कंपोनेंट हैं, कौन सा मांड है, टैक्ट है, कौन कौन से 4 पार्ट हैं, एक तो मांड है, ठीक है, दूसरा टैक्ट है, 2 तो यहाँ लिखे है ही हैं, ऑटोक्लिटिक और इकोइक। ये यहाँ पर मैंने पेज लगा रखा है, आप इसको देख लो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्त पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो भी आयोग द्वारा दिए जा रहे प्रश्नों को समझ सके, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उसको जान सकें। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।